तो आज हम डिस्कस करेंगे टर्म 1 का लास्ट एक्सपेरिमेंट। हाँ, दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द लाइट। लाइट का एक तरह से रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। हमने कहा था कि जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू अ रे ऑफ लाइट पास होती है तो उसकी थिकनेस की वजह से जब उसमें से होकर के वो बेंड होकर के गुजरती है तो इस तरह से इमर्ज होती है कि एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे के पैरेलल में एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करते हुए बाहर जाती है। अब यहाँ पर प्रिज्म की बात हो रही है। प्रिज्म भी ग्लास का ही बना हुआ स्ट्रक्चर है। हाँ, एक्सपेरिमेंट क्या कहता है कि ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हाँ, ग्लास प्रिज्म के थ्रू हमें जो लाइट पास करनी है वो कहाँ कहाँ से होके जाती है। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो बेसिकली इसके बारे में हमने एक थ्योरी में क्या समझा था कि मैं आपको दिखाता हूँ। हमने कहा था कि ये एक प्रिज्म है, दिस इज़ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म। हाँ, इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में रे ऑफ लाइट जब जाएगी, ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब ये है कि उसका बेस और उसका टॉप जो है वो तो ट्रायंगुलर है और बाकी उसके तीन जो फेजेस हैं वो तीनों फेसेस रेक्टेंगुलर हैं। तो रेक्टेंगुलर साइड से, एक तरफ के रेक्टेंगुलर साइड से रे ऑफ लाइट अंदर जाए और दूसरे तरफ से बाहर निकल जाए। ये साइड और वो साइड ट्रायंगुलर दिख रहा है हमको। इधर से रे ऑफ लाइट जाए और उधर से अगर बाहर निकल जाए, रेक्टेंगुलर साइड से एंटर करे, रेक्टेंगुलर साइड पे बाहर निकल जाए, तो किस तरह से वो जाता है, इसको हमने कैसे देखा था मैं आपको याद दिलाता हूँ ना। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। हम प्रिज्म को ठीक से समझ लें कि प्रिज्म का ये ट्रायंगुलर, दो फेजेस ट्रायंगुलर है, तीन फेसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर वाले साइड से जब हम रे ऑफ लाइट को भेजते हैं तो क्या क्या हो जाता है कि लाइट रे गई, अंदर जाते ही बेंड हुई टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या करते हैं हम, लेट मी शो यू कि दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मतलब वो नॉर्मल होगा। ठीक है, ऐसे। अब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बनाया, अपनी मर्जी से एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस चूज़ किया और उस पर हमने रे ऑफ लाइट को जब भेजा तो वो अंदर जा कर के पहले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। हाँ, होगी ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी? क्योंकि अंदर जा कर के लाइट की स्पीड कम हो गई है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो एंगल R बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज द एंगल फाउंड बाय द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल। फिर यहाँ पे दूसरा सरफेस ऑफ इंटरफेस है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, यहाँ से ये बाहर जाएगी। तो इस यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इंटरनली हमको मिला जिस पर हमने नॉर्मल बना दिया। यहाँ से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, एंगल ऑफ इमर्जेंस बन गया। एंगल I इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, एंगल R रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ, और एंगल ऑफ इमर्जेंस, इमर्जेंट रे और नॉर्मल। इसका नॉर्मल अलग है क्योंकि इसका पॉइंट भी अलग है। दिस इज़ द सिचुएशन। हाँ, जिसमें हमको ये दिख रहा है कि इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रही है और इमर्जेंट रे ऐसे जा रही है। अब इसको हमने आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। हाँ, मतलब इसको अगर ये गई तो यहीं तक है, लेकिन अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे जाती है ना। अगर ये ऐसे जाती तो हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज़ द एक्सपेक्टेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे इन एब्सेंस ऑफ द प्रिज्म। प्रिज्म नहीं होता तो ये इस रास्ते पर चली जाती। अब क्योंकि प्रिज्म है तो वो इस रास्ते पर नहीं जा रही है। ये जो इमर्जेंट रे है जो दूसरे रास्ते पर चल रही है, ये जब इसको हम बैकवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे, पीछे लेके आएंगे, तो ये इसको यहाँ पर काटती है और यहाँ पे हमें एक एंगल मिलता है जिसको हम एंगल ऑफ डिविएशन बोल रहे हैं। हाँ, इसको हम D बोल सकते हैं, एंगल ऑफ डिविएशन। यहाँ पर एक एंगल प्रिज्म की दोनों
दोनों सरफेसेस जो सरफेसेस ऑफ इंटरफेस है उनके बीच में एंगल बनता है, उसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको आप एंगल ए भी बोल सकते हो। नॉर्मली इसको ए बोला जाता है, लेकिन उसका मतलब है एंगल ऑफ प्रिज्म। हाँ, तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स रहेगा। एंगल ऑफ इमर्जेंस आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो लाइट यूज़ की है वो मोनोक्रोमैटिक लाइट है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब क्या हुआ कि ऐसी लाइट जिसमें एक ही कलर हो, आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट। यहाँ पे हम अब बीम ऑफ वाइट लाइट नहीं डाल रहे हैं। हाँ, ये एक कलर है 7 कलर्स में से। जो हमारा विबग्योर है उसमें से वायलेट या इंडिगो या ब्लू या ग्रीन या येलो या ऑरेंज या रेड में से कोई सा भी एक कलर हम लेकर के इसमें से पास करते हैं। तो ऐसा होता है। For a given angle of incidence, there will be a certain angle of refraction which will be smaller as compared to angle of incidence, and angle of emergence will be formed accordingly. यहाँ पे एंगल I और एंगल E बराबर नहीं होंगे, बल्कि एंगल I और एंगल E का जो सम होगा वो इक्वल होगा एंगल A यानी एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ डिविएशन के सम के बराबर। इन दोनों का सम और इन दोनों का ये मैंने डी बनाया है ना, इन दोनों का सम बराबर है, बाहर वाले दोनों अंदर वाले दोनों। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रिफ्रैक्शन हैपन्स फ्रॉम अ प्रिज्म। तो इसमें हमें क्या करना है कि अगर हम लैब में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमको यहाँ पर भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि हम उधर करते थे रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में। वहाँ पे भी आपको एक बोर्ड लेना है, एक उसके ऊपर शीट लगानी है, एक ऐसा कार्डबोर्ड जिसके ऊपर आप पिन लगा सको। सॉफ्ट होना चाहिए, मतलब एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए। ये हमारे प्रिकॉशंस का हिस्सा है। अगर वो हार्ड हुआ तो फिर आप पिन नहीं लगा पाओगे। तो उसके ऊपर वाइट शीट लगा करके प्रिज्म उसके ऊपर पिन करके और प्रिज्म रख दिया। अब प्रिज्म को आप जैसे यहाँ पे रखा है ऐसे भी रख सकते हो। कैसे रखा है ये, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ये उसका बेस है। अब आप इन्होंने बेस रखा हुआ है ये वाला रेक्टेंगुलर बेस को इन्होंने यूँ रखा हुआ है। हाँ, एक वाले को, बाकी दो इधर इधर हैं। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो या ट्रायंगुलर बेस रख सकते हो नीचे। आपको रेक्टेंगुलर साइड से ही निकालना है आपका रे ऑफ लाइट, आप जैसे मर्जी करो। तो बेसिकली होगा क्या कि हम इसको जब रखते हैं, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो हमने इलस्ट्रेशन बेस लिया हुआ है, हमारे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं हम उसमें पूरा ट्रायंगुलर बेस जो होता है वो शीट के ऊपर रख देते हैं ना। अब आप इसको वैसे ही समझो कि ये रखा हुआ है शीट पर, ये पूरा शीट की तरह से इमेजिन कर लो। इसको और क्लियर कर देता हूँ कि जो ट्रायंगुलर बेस है, हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म हमने रखा है, तो उसका ट्रायंगुलर बेस हम एक शीट के ऊपर रख दे रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल समझाने के लिए था कि किस तरह से बेंडिंग होती है। थोड़ी और बात आगे कर लेंगे इसी के साथ में, तो मैं इसी के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हमें इंसिडेंट रे तो अपनी मर्जी की लेनी है। यानी हमें पता है यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं पहले से ही, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हम डिसाइड कर सकते हैं। समझो हमने 30 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया, हमारी मर्जी है। 30 से 60 के बीच में हम कुछ लेते रहेंगे तो हमारे लिए इजी होगा ट्रेस करना, जैसा कि हमने पहले बोला था एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने डिसाइड कर लिया, बाकी काम अपने आप होगा। ये सब अपने आप होगा। हमें पता कैसे चलेगा कि ये अपने आप हो रहा है? उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने ये इंसिडेंट रे लिया है, अपनी मर्जी से लिया है, उसके ऊपर हम 2 पिंस गाड़ देते हैं, कम से कम 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। हाँ, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 2 पिंस लगा दी।
अब एक्सपेरिमेंट में करना आपने सिर्फ इतना ही है कि मतलब आपने बेसिकली क्या किया, प्रिज्म रखा, प्रिज्म के चारों तरफ शीट के ऊपर एक आउटलाइन बनाओ और फिर प्रिज्म को हटा करके एक 30 डिग्री एंगल पे, मतलब एक 90 डिग्री एंगल का एक नॉर्मल बना करके और फिर इंसिडेंट रे ड्रॉ कर लो। एंगल पहले से डिसाइड कर लिया हमने, मानो 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमने ये 2 पिंस लगा दिए यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट करने वाला क्या करेगा, यहाँ से देखेगा, इस वाले साइड से ऐसे करके देखेगा, तो उसको ये दोनों पिंस दिखाई देंगी। ऐसा लगेगा कि यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है। ये जो आपको दिखता है, आपकी आई यहाँ पर हो तो आपको दिखेगा क्या, बेसिकली आपको लगेगा कि रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है। आ तो एक्चुअली इधर से रही है, लेकिन बेंडिंग ऐसे हुई है, जैसे हमारी आई को हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि ऐसे करके देखने का कोई सिस्टम नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि एपरेंट पोजीशन ऑफ सन दिखती है या एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार दिखता है, जो कि एक्चुअल पोजीशन के अलावा कुछ और है। तो जहाँ वो दिखाई देता है, आपकी आइज़ उसको देख रही हैं जब, तो आपको तो सोर्स वहाँ दिखाई देगा जहाँ से, जिस डायरेक्शन से वो आ रही है। तो इसको दिखेगा क्या, इसको ऐसा कुछ दिखेगा कि ये जो 2 पिंस हैं ये यहाँ दिखाई देंगी, यहाँ और यहाँ। हाँ, यहाँ पे है कुछ भी नहीं, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वो है, मतलब हमको ये ध्यान रखना है कि ये तो हम केवल समझाने के लिए बना रहे हैं आपको कि इसको ये यहाँ दिखती है, ये वाली पिन यहाँ दिखेगी और ये वाली पिन यहाँ दिखेगी। है ना, ये वाली पिन यहाँ दिखेगी और इधर जो लगी हुई है वो यहाँ दिखेगी। तो ये क्या करेगा कि इसकी बिल्कुल सीध में उन पिन्स के फीट पर फोकस करते हुए एक पिन यहाँ लगा देगा, एक पिन यहाँ लगा देगा। इन दोनों के बीच में भी कम से कम 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, वेरी क्लोज नहीं रखना चाहिए, और हेड्स को नहीं देखना है, फीट को देखना है। तो हमको ये, जब ये 2 पिन्स आपने लगा दी, ये पिन्स आपने पहले से लगा रखी थी, अब आपका प्रिज्म आप हटा लो और स्केल लेकर के एक स्ट्रेट लाइन बना लो। इन दोनों पिंस को जहाँ पे हमने लगाया था वहाँ से पिंस भी निकाल लो और उन पे गोले बना लो ऐसे। हाँ, यहाँ पे भी ऐसे गोले बन गए, यहाँ पे भी ऐसे गोले बन गए। तो इंसिडेंट रे भी बना लो और इमर्जेंट रे भी बना लो, और जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे यहाँ टकरा रही है और जिस पॉइंट से इमर्जेंट रे निकल रही है, उन दोनों को आपस में जोड़ दो तो आपको रिफ्रैक्टेड रे भी इनसाइड द प्रिज्म मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ ये करना है कि इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाना है और इमर्जेंट रे को पीछे खींचना है। जहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपरेंटली इंटरसेक्ट करती हैं, वहाँ पे हमको एंगल ऑफ डिविएशन मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है हमारा बिल्कुल सिंपल एक्सपेरिमेंट है, करना उसी तरह से है जिस तरह से हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब किया था। ठीक है, बस इतना सा एक्सपेरिमेंट है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जैसे कि आपने जो एंगल लेने हैं वो 30 to 60 डिग्री के बीच में ही लेने हैं। 30 डिग्री से छोटा नहीं लेना और 60 डिग्री से बड़ा नहीं लेना। इसी तरह से हमने जो कार्डबोर्ड लिया है, उस कार्डबोर्ड को हमें सॉफ्ट रखना है, मतलब कार्डबोर्ड ऐसा ना ले लो जो इतना हार्ड हो कि उसमें पिन इजीली ना घुसे, क्योंकि आपको शीट तो रखनी पड़ेगी और शीट को पिन अप करना पड़ता है जिससे कि वो सीधी रहे। हाँ, क्योंकि आपको प्रिज्म के हिसाब से ड्रॉ भी करना है ना, प्रिज्म की आउटलाइन बनानी है, तो आप डायरेक्ट बोर्ड पे तो करोगे नहीं, तो आपको शीट चाहिए जिसके ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। तो अब जब हमने ये कर लिया तो फिर हम मेज़र करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है। इधर देखेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म तो हमको पहले से पता है, क्योंकि ये तो प्रिज्म का एंगल तो फिक्स रहता है, उसके साइड्स चेंज नहीं हो सकते। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ इमर्जेंस की वैल्यू बदलेगी। तो हम विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर हम फिर यहाँ पर मेज़र करेंगे कि इसका एंगल क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या है, और एंगल ऑफ डिविएशन भी हम
मेज़र करेंगे हमें पता चलेगा कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। यानी एंगल आई, हम वैल्यू लेंगे एंगल आई प्लस एंगल ई शुड बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी। अगर ये दोनों बिल्कुल बराबर है, ये सम और ये सम अगर एक दूसरे के बराबर है, यानी कि अगर ये 30 आया, वो 40 आया और 30 40 70 ये भी 70 आया, तो बिल्कुल ठीक है। 1 डिग्री एंगल का डेविएशन हम मानते हैं कि इतना एरर चलता है, इसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर। हाँ, हम मार्जिन ऑफ एरर 1 डिग्री का लेके चलते हैं कि इतना अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा का गैप है तो आपको दोबारा देखना चाहिए कि आपने क्या गलती की है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से होता है और हमने इसमें मोनोक्रोमैटिक लाइट लेनी है। मोनोक्रोमैटिक लाइट यानी एक कलर वाली लाइट। आप सातों कलर की लाइट अलग अलग ले सकते हो, तो आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी जो आपको फर्दर डिस्पर्शन सिखाती है। हम कहते हैं कि अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग एंगल पे बेंड होती है और वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड होता है। हाँ, इसकी बेंडिंग आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डिविएशन बनाता है। अगर आप वायलेट के अलावा दूसरे कलर्स लोगे तो उनका डिविएशन का एंगल जो होगा वो छोटा होता चला जाएगा और सबसे छोटा एंगल ऑफ डिविएशन रेड कलर का होगा। इनका कलर चेंज करते हैं। अलग अलग कलर, एंगल ऑफ डिविएशन चेंज हो रहा है। हाँ, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ चल रही हैं। अगर आप इसको देखें कि एंगल ऑफ डिविएशन 38.2 डिग्री रह गया जब वो रेड कलर का हुआ, तो उसके पहले जैसे जैसे आप छोटा कलर बदलते जाओगे एंगल ऑफ डिविएशन भी बदलता जाएगा। देखो, जब वायलेट था तब अप्रॉक्सीमेटली 40 डिग्री था, 39.9। हाँ, फिर उस कलर को हमने चेंज किया, ब्लू किया, तो 39.9 से 39.7 हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। यानी बेंडिंग ज़्यादा थी वायलेट की, उससे थोड़ी कम हुई ब्लू कलर की। हाँ, हमारा इंडिगो था एक्चुअली वो, ये ब्लू है 39.4, ग्रीन 38.8, हाँ 39.2 दिख रहा है इधर, ये ग्रीन, ये फिर इंडिगो आ गया, ब्लू आ गया। जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं दूर, वैसे वैसे उसका कलर बदलते जाएगा। रेड में आप देखो केवल 38.3 ही रह जाएगा। हाँ, 38.2 या 38.3। ऑरेंज रेड के एंगल ऑफ डेविएशन सबसे छोटे होते हैं, इसका मतलब उनकी बेंडिंग सबसे कम होती है। येलो में देखो 38.5, तो इसका मतलब 39.9 से 38.2 तक लगातार कम होता चला गया जैसे जैसे हमने कलर चेंज किया। क्यों होता है ऐसा? इसका कंसेप्ट भी रिफ्रैक्शन में मिलेगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखो हमेशा, दोबारा बता रहा हूँ, थ्योरी में भी बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट वुड बी डिफरेंट। यानी हर रे ऑफ लाइट के लिए, हर कलर के लिए, हर पर्टिकुलर कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, मीडियम का, यहाँ पे ग्लास इज द मीडियम, वो अलग अलग होगा। वायलेट के लिए अलग होगा, रेड के लिए अलग होगा। तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से एंगल ऑफ डिविएशन बनता है। बेंडिंग ज़्यादा होती है उसकी जिसकी वेवलेंथ छोटी है, बेंडिंग कम होती है उसकी जिसकी वेवलेंथ बड़ी है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए रेड की वेवलेंथ सबसे कम, रेड का डिविएशन सबसे कम होगा, बेंडिंग सबसे कम होगी। और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा दिखाई देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको प्रैक्टिकली एंगल ऑफ डेविएशन बताने के काम आता है। इसमें हम एक्चुअली ये दिखा रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो कि ऐसे जा रही थी, प्रिज्म की वजह से ऐसे जाने लगती है और उनके बीच में एक एंगल ऑफ डेविएशन बन जाता है।
दिस इज़ द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बस। तो आप जब भी रिफ्रैक्शन पढ़ते हो तो आप ये बात ध्यान रखो, थ्योरी सीखने का मौका मिलता है अपने को इस प्रैक्टिकल से, क्या कि आप जब बात करो डिस्पर्शन बाय प्रिज्म तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि डिस्पर्शन भी एक तरह से रिफ्रैक्शन ही है। डिस्पर्शन क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स। वाइट लाइट जब प्रिज्म में एंटर करती है तो 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट भेजी थी, अगर हम वाइट लाइट भेजते तो स्पेक्ट्रम बन जाता। एक साथ सारे कलर्स अलग अलग एंगल पे हमको मिलते हैं बेंड हुए हुए। कि अगर ये वायलेट है तो ये वायलेट दिखता, अगर वो ऊपर सबसे रेड है तो वो रेड दिखता। अपने अपने अलग अलग कलर दिखते रहते हैं हमको, जो येलो है वो येलो दिखता, हाँ, जो ग्रीन है वो ग्रीन दिखता। सब कलर स्प्लिट हो जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। लाइट का स्प्लिट हो जाना, वाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना। वाइट लाइट इसलिए स्प्लिट हो पाई क्योंकि उसमें अलग अलग वेवलेंथ के अलग अलग कलर वाली लाइट थी। लेकिन आपने जब मोनोक्रोमेटिक लाइट ली तो आपके पास इनमें से कोई एक ही लाइट थी, तो आपको एक ही लाइट जाती हुई दिखाई देगी और आप एंगल ऑफ डेविएशन इस तरह से बना लोगे उसका। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइट बारी बारी से भेजोगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू अलग अलग भेजोगे तो उनके एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग भी निकाले जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि डिस्पर्शन जो है, द फिनोमेना कॉल्ड डिस्पर्शन इज एक्चुअली रिफ्रैक्शन ओनली, क्योंकि यहाँ पे इन सब कलर्स का बेंडिंग हो रहा है, इन सब कलर की लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है बाय द मीडियम अकॉर्डिंग टू मीडियम्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दैट पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, पर्टिकुलर लाइट ऑफ कलर, है ना। जो भी कलर वाला है वो आपके पास, जो भी कलर का लाइट है उस लाइट के लिए, उस लाइट के पर्टिकुलर कलर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। अलग अलग कलर्स की लाइट का रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग अलग अलग हो रहा है, क्योंकि अलग अलग कलर के लिए, लाइट के अलग अलग कलर के लिए इस मीडियम का यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग भी अलग अलग होगी। और जब हम इन सातों कलर को एक साथ इन द फॉर्म ऑफ वाइट लाइट भेजेंगे तो वो इस तरह से बिखर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, हमने इसको स्ट्रेट दिखाया है, ये यहाँ से बेंड होती है ना, लेकिन हमने इसको स्ट्रेट दिखाया क्योंकि हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये स्ट्रेट लाइन पे जाती। हाँ, प्रिज्म नहीं होता तो सीधी जाती, प्रिज्म है तो ये ऐसे गई है, ये हम दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन में भेजा था उसको। हम एब्सेंस ऑफ प्रिज्म की बात कर रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट बस इतना ही है। इसको आपको इसका डायग्राम पता होना चाहिए। आपकी बुक में इसका डायग्राम दिया हुआ है जिसकी एक प्रॉपर लेबलिंग है, जिसमें आपको एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये सब बिल्कुल ठीक ठीक पता होना चाहिए। क्योंकि MCQs में भी आपसे डायग्राम दिखा करके कुछ पूछा जा सकता है ना, उसमें भी आपको डायग्राम दिखा करके पूछा जा सकता है कि किस तरह का ये है, क्या बोलते हैं, ये इसमें लेबल करो कि ये कौन सा एंगल है, हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा है, एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा है। तो वो डायग्राम आप ड्रॉ करो, ड्रॉ नहीं भी करो तो कम से कम सीख लो अच्छे तरह से, लेबलिंग याद कर लो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट इतना सही है। हाँ, कल हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, उसके बाद ये प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो गए। आज सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिया है CBSE ने। हमें पता चल गया है अब कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो कल की क्लास में जब हम ये डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम सैम्पल पेपर, सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी रिवीजन की बनाएंगे। रिवीजन इमीडिएटली आफ्टर दैट स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।